नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि के साथ। कोरोना से पिछले 24 घंटे में पहली बार करीब 11,000 नए केस, मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं और भारत एशिया का सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित देश बन चुका है। भारत ने दुनिया में स्पेन और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के 213 देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ देशों में कोरोना वायरस का प्रभाव अब कम होता नज़र आ रहा है, तो कुछ देश में महामारी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। भारत भी इस महामारी की चपेट में बुरी तरह फंस चुका है। एशिया में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले भारत में ही हैं। वहीं दुनिया में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। ये भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। शुक्रवार को भारत में एक दिन में अब तक के सबसे ज़्यादा 10,956 मामले सामने आए। एक दिन में सबसे ज़्यादा 396 मौतें हुई। कुल 2,97,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं इनमें से कुल 8,498 की मौत हो गई है। 1,41,000 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 1,47,000 इलाज के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। स्पेन और ब्रिटेन में हर दिन 500 से 1,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि भारत में औसतन 10,000 मामले हर दिन आ रहे हैं। स्पेन और ब्रिटेन में क्रमशः कुल 2,89,787 और 2,91,409 कोरोना केस हैं, जबकि भारत में कुल 2,97,535 मामले हैं। हालांकि इन दोनों देशों की तुलना में भारत में मौत की संख्या 1/4 से भी कम है। एक्टिव केस मामले में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है, यानी कि भारत चौथा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके बाद पेरू, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों को 3 महीने से नहीं मिल रही सैलरी। डीएमए ने गृह मंत्री से की ये मांग। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कस्तूरबा अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल सहित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन का भुगतान नहीं होने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। इससे पहले एनडीएमसी के 450 बिस्तर वाले कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार को अधिकारियों द्वारा 3 महीने का वेतन जारी न करने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी थी। हाल ही में हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर अपना वेतन जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन का भुगतान नहीं करने के मुद्दे को लेकर बहुत ही चिंतित है, जो पिछले 3 महीनों से कोविड-19 महामारी के इस बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण समय में निस्वार्थ भाव और कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा गया कि हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों के लिए भी जोखिम उठा रहे हैं और समाज की सेवा करने के लिए अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की कीमत भी बढ़कर 72 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल के दाम में नरमी जारी रही, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई के झटके लगे। चीनी मीडिया की धमकी। यूएस के साथ गया भारत तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। चीनी अखबार ने कहा है कि
भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया है। चीन और भारत की तरफ से सीमा पर तनाव घटाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर हालात सुधरने से कुछ हद तक दोनों देशों को आर्थिक और व्यापार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। अगर तनाव बढ़ता है और संघर्ष का रूप ले लेता है तो फिर भारत चीन के संबंधों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। भारत में चीन विरोधी भावनाओं के उभार को देखते हुए राजनीति का असर द्विपक्षीय व्यापार पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल चीज़ें सकारात्मक दिशा में बढ़ती नज़र आ रही हैं और सीमा पर तनाव कम होने की संभावना मजबूत हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा और दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। मुंबई में कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। उधर अस्पतालों पर ज़्यादा फीस लेने का आरोप लग रहा है। मुंबई के अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर बेहिसाब पैसे वसूलने की लूट मची है, जबकि सरकार का दावा है कि उसने कोरोना इलाज में ली जाने वाली फ़ीस तय कर दी है। मुंबई में कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी मुंबई में आंकड़ा 1 लाख पहुंचने वाला है। सिर्फ मुंबई में ही 54,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की गिनती 1954 है। हालांकि 46,000 से ज़्यादा लोग मुंबई में ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में 24 घंटों में मौत 57 लोगों की हुई है। 24 घंटों में 1400 कोरोना के मामले सामने आए हैं। उधर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर अमित अग्रवाल और रजनीश भारद्वाज के मुताबिक मानसून में बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। इन्होंने बताया कि सूखे और गर्म मौसम में कोरोना वायरस का जीवन कम होता है। शोधकर्ता ने एक मरीज से दूसरे मरीज तक कोरोना के जीवन चक्र का अध्ययन किया है। रजनीश भारद्वाज ने बताया कि चूंकि खांसने और छींकने से इसका संक्रमण फैलने का खतरा होता है, इसलिए गर्म मौसम में ऐसा करते वक्त ये वायरस तुरंत सूख कर मर सकते हैं। शोध के दूसरे प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने बताया कि गर्म मौसम में ड्रॉपलेट तुरंत वाष्प बनकर सूख जाता है, इसलिए रिक्त रेट में कमी आ जाती है। हालांकि भारतीय अणुविज्ञान परिषद और IIMS दोनों ने अभी तक इस तरह के किसी भी स्टडी की हिमायत में हामी नहीं भरी है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जहां कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछले 10 दिनों में ये सिलसिला अधिक बढ़ा है। महाराष्ट्र में अब तक 97,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे देश में ये आंकड़ा 3 लाख को छूने जा रहा है। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में सभी बेडों पर दी जाएगी ऑक्सीजन की सुविधा। दिल्ली में अब तक कोविड-19 के 34,687 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 12,731 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इसमें 1,085 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने बढ़ती मृत्यु दर और मरीजों की अव्यवस्था के आरोपों के मद्देनज़र कोविड समर्पित अस्पतालों में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को DSHM फंड से आवश्यक उपकरणों की खरीद करने के लिए अधिकृत कर दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, यह देखा गया है कि दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन सुविधा के साथ ICU बेड और बेड की अतिरिक्त मांग हुई है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के NCT के नामित कोविड अस्पतालों में सभी अस्पताल के बेड पर
ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जहां पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए सप्लाई की व्यवस्था करें। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखकर तो यह लग रहा है कि जल्द ही दिल्ली देश की कोरोना कैपिटल बन जाएगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। टेस्टिंग के दौरान अक्सर इस बात को लेकर मरीज का टेस्ट करने से मना कर दिया जाता है कि मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, जबकि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिन निजी अस्पतालों के पास टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है और ICMR की अनुमति है, उनको जल्द ही बिना लक्षण वाले और लक्षण वाले मरीजों का टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर उन अस्पतालों को जिनको दिल्ली सरकार ने 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया है। रियल जैसी होगी भाजपा की 14 जून की पंचकुला वर्चुअल डिजिटल रैली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों का होगा प्रचार प्रसार। यह शब्द कैबिनेट शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी नवीनतम टेक्नोलॉजी की सहायता से पंचकुला रैली के माध्यम से लाखों लोगों तक संपर्क करेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली वर्चुअल डिजिटल रैली 14 जून दिन इतवार समय सुबह 11 बजे पंचकुला में करेगी। भाजपा की यह वर्चुअल रैली फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब आदि बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव होंगी। कैबिनेट शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की वर्चुअल रैली साक्षात रैली का स्वरूप जैसी होगी। रैली के मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा प्रदेश प्रभारी सांसद डॉक्टर अनिल जैन व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। उन्होंने सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी 14 जून को होने वाली वर्चुअल रैली का ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विपुल गर्ग, भाजपा नेता निश्चल चौधरी, भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, मंडल छछरौली अध्यक्ष कल्याण सिंह, मंडल प्रतापनगर अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गुर्जर, बहादुरपुर युवा मोर्चा राहुल, गढ़ी बंजारा निकुंज गर्ग व भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग उपस्थित थे। बाल श्रम कराना एक दंडनीय अपराध है, जिससे बालकों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी से मेरी अपील है कि बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करते हुए प्रत्येक बच्चे को उनका अधिकार दिलाने का दृढ़ संकल्प लें। यह शब्द बाल कल्याण समिति सदस्य अलका गर्ग ने कहे। जिला यमुनानगर बाल कल्याण समिति सदस्य अलका गर्ग ने बताया कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना है। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। अब समय आ गया है कि हमें बाल श्रम पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी। बाल श्रम भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी गैर कानूनी है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों का भविष्य हमें सुरक्षित व उज्जवल बनाना है। गैर कानूनी बाल श्रम को रोकने के लिए बाल कल्याण समिति दृढ़ संकल्प है। जिला सदस्य अलका गर्ग ने बताया कि बहुत सी बार
लोग अनजाने में या जानबूझकर अपने घर के घरेलू कार्यों के लिए या दुकानों पर छोटे बच्चों को काम करने के लिए रख लेते हैं। वह उनसे पूरा दिन काम करवाते हैं, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसे लोगों का पता चलने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी बाल श्रम का मामला सामने आता है तो आप इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस थाना, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति के छछरौली व जगाधरी कार्यालय में व उन्हें स्वयं भी इसकी सूचना दे सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए बाल कल्याण समिति दृढ़ संकल्प है। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए हुए हैं। इस कोरोना महामारी में हरियाणा में यमुनानगर जिले में रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की टीम आज भी गरीब व ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित कर रही है। लॉकडाउन 4 के ख़त्म होने और अनलॉक 1 के आरंभ होने के बाद भी यह संस्था जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ज़रूरतमंदों और उनके गली मोहल्ले तक जाकर भोजन वितरित कर रही है। यह जानकारी देते हुए रेड क्रॉस के सचिव रणदीप सिंह शोकंद ने बताया कि जहां एक और 26 मार्च से रेड क्रॉस व कई संस्थाओं की मदद से जगाधरी यमुनानगर में दिन रात गरीब, ज़रूरतमंदों व प्रवासी मजदूरों को बना हुआ भोजन व मास्क आदि बांटे गए। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रधान एवं जिला उपायुक्त मुकुल कुमार के दिशा निर्देश पर जहां से भी बने हुए भोजन की मांग आती है, वहां जाकर RSO की टीम दोनों समय उन्हें भोजन वितरित कर रही है। वैसे भी RSO की टीम रेड क्रॉस के साथ हर समय जब भी जहां भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़कर काम करती है और इस संस्था के सभी स्वयंसेवी सदस्यों के द्वारा अनुशासित ढंग से की जा रही निस्वार्थ सेवा प्रशंसनीय है। फेस मास्क लगाए बिना सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को यमुनानगर नगर निगम की टीम ने जगाधरी बिना मास्क लगाए हुए 9 दुकानदारों व सोशल डिस्टेंसिंग न अपनाने पर एक दुकानदार का चालान किया। मास्क न पहनने पर जब नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर स्कूल रोड स्थित एक आयुर्वेदिक दुकान के संचालक का चालान करने लगे तो वह उन पर भड़क उठा। आरोप है कि इस दौरान उसने नगर निगम अधिकारी के साथ सरे बाजार अभद्र व्यवहार किया। नगर निगम की टीम ने कुल 10 दुकानदारों का चालान कर उनसे 5,000 रुपये की राशि वसूल की। सैनिटरी इंस्पेक्टर अमित काम्बोज ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह के निर्देशों पर शुक्रवार को जगाधरी के पुराना छछरौली रोड, स्कूल रोड, चौक बाजार, खेड़ा बाजार व अन्य बाज़ारों में मास्क न पहनने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। उनके साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रदीप दहिया, हरनेक सिंह, प्रवीण, सन्नी, रमेश, संगत राम, सुनील व हरप्रीत की टीम ने जगाधरी के बाज़ारों में दबिश की। टीम सबसे पहले पुराना छछरौली रोड पर पहुंची। यहां बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे एक करियाना दुकानदार का चालान किया गया। इसके बाद स्कूल रोड पर मनियारी की दुकान, आयुर्वेदिक दुकान, बर्तन बाज़ार में ज्वेलर्स, खेड़ा बाज़ार में ज्वेलर्स, चौक बाज़ार में बर्तन की दुकान, सुच्चा पतंगवाला, रेलवे रोड पर बर्तन की दुकान व निगम ऑफिस के सामने गारमेंट की दुकान के संचालक का चालान किया गया। इनमें से एक दुकानदार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चालान किया गया। इस दौरान स्कूल रोड पर जब एक आयुर्वेदिक दुकान पर निगम की टीम पहुंची तो वहां दुकानदार बिना मास्क लगाए मिला। जब निगम अधिकारी अमित काम्बोज उसका चालान करने लगे तो वह उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। निगम अधिकारियों ने उसे समझाया और कोविड-19 का खतरा बताते हुए उसे बचने के उपाय बताए, लेकिन वह उन पर भड़क उठा। निगम की टीम ने उसका चालान किया।
एसआई अमित काम्बोज ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी जानलेवा है। इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का नियमित इस्तेमाल करना, हाथों को लगातार सैनिटाइज करना व अन्य प्रशासनिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम परिचालन परिमंडल यमुनानगर के अधीक्षण अभियंता योगराज ने बताया कि 66 केवी सब स्टेशन पेपर मिल से चलने वाले 11 केवी छोटी लाइन अर्बन, 11 केवी फुवारा चौक अर्बन, 11 केवी सरनी चौक अर्बन, 11 केवी रादौर रोड अर्बन, 11 केवी एसडीपी अर्बन, 11 केवी पेपर मिल इंडस्ट्रीज़, 11 केवी स्टार्च मिल इंडस्ट्रीज़, 11 केवी ओरिएंटल इंडस्ट्रीज़, 11 केवी इंडस्ट्री एस्टेट इंडस्ट्रीज़ और 66 केवी सब स्टेशन चांदपुर से चलने वाले 11 केवी चांदपुर अर्बन, 11 केवी स्वास्तिका अर्बन, 11 केवी जिंदल अर्बन, 11 केवी राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज़, 11 केवी मोदी मिल इंडस्ट्रीज़, 11 केवी पॉलीप्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, 11 केवी त्रिवेणी इंडस्ट्रीज़, 11 केवी यमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ और 11 केवी इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रीज़ की विद्युत सप्लाई 14 जून 2020 को प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक मुरम्मत की वजह से बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को आदेश सुनाएगा। पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ रहे कंपनी मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कर्मचारियों के काम वाली जगह को छोड़कर अपने गृह राज्यों की ओर पलायन करने से रोकने के मंशा के तहत तब अधिसूचना जारी की थी, लेकिन ये मामला कर्मचारियों और कंपनी के बीच का है और सरकार इसमें दखल नहीं देगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉकडाउन में कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई कमाई नहीं है, जेबें खाली पड़ी हैं, कारोबार चला पाना संभव नहीं है। ऐसे में स्टाफ की सैलरी कहाँ से दें? इसके अलावा अन्य याचिका कई उद्योगों की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया था कि आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों को लॉकडाउन में काम करने की इजाज़त दी गई, लेकिन सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश का फ़ायदा उठाकर ज़्यादातर कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान पहले से संकट का सामना कर रहे उद्योगों को उन्हें पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।